इस वीडियो को हम बहुत जल्दी और कम समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे। 127 सीआरपीसी पर हमारा ये पहला वीडियो है और इसमें हम आपको ये बताएंगे कि 127 सीआरपीसी के अंतर्गत गुजारा भत्ता जो भी 125 सीआरपीसी में आदेश हो रखा है उसको कैसे कम ज़्यादा करवा सकते हैं या उसमें परिवर्तन कैसे करवा सकते हैं या उसको पूरी तरीके से यदि बंद करना है तो वो कैसे करवा सकते हैं। 127 सीआरपीसी आप 125 सीआरपीसी के अंतरिम आदेश और मूल आदेश दोनों के ही खिलाफ फाइल कर सकते हो। आपको ये कैसे करना है ये हम इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। इसमें हम आपको 127 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र कैसे बनाते हैं और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी हैं और इसके क्या नियम हैं, इसके बारे में हम पूरी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को हम बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी समय से हमें खुद भी समय नहीं मिल पा रहा था। यदि आपका कोई भी मामला गुजारा भत्ता का पेंडिंग चल रहा है या फिर आदेश हो रखा है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना और समझना चाहिए। सबसे पहले हम दोस्तों विषय सूची देख लेते हैं। 127 सीआरपीसी के प्रावधान क्या है, 127 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र लगाने की पूर्व शर्तें क्या है और ये कब लगता है, 127 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र में स्टे का प्रार्थना पत्र कब लगता है। दोस्तों, इसके ऊपर हमारा भाग 2 वीडियो आएगा जो इसी वीडियो के बाद में हम बहुत जल्दी बनाएंगे। प्रार्थना पत्र कैसा होता है, उसका प्रारूप क्या है, वह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और अन्य सावधानियां आपको क्या क्या रखनी है। 27 सीआरपीसी के प्रावधान क्या है इसको देख लेते हैं। 25 सीआरपीसी के अंतर्गत चाहे वो अंतरिम भरण पोषण हो या फिर वो जो फाइनल आदेश होता है वो भरण पोषण हो, इसके अंतर्गत जो मासिक गुजारा भत्ता जो पत्नी को दिया जाता है या संतान को दिया जाता है या माता पिता भी इसके अंतर्गत गुजारा भत्ता का आदेश ले सकते हैं। परिस्थितियों में यदि बाद में परिवर्तन हो जाता है कुछ भी तो उसके आधार पर जो भी गुजारा भत्ता में परिवर्तन होगा उसके लिए यह प्रावधान किया गया है। ये कोर्ट को पावर दी गई है कि आप परिस्थिति के अनुसार इस गुजारा भत्ते को कम या ज़्यादा करवा सकते हैं। जहाँ तक 125 सीआरपीसी के अंदर किसी भी महिला ने तलाक ले लिया है तो वहाँ पर ये प्रावधान अलग हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो महिला है उसके पास गुजारा भत्ता करने लायक यदि आय हो जाती है तो वहाँ पर भी ये प्रार्थना पत्र फाइल किया जाता है। या फिर जब वो पुनः विवाह कर लेती है तो पुनः विवाह की तारीख से इस धारा के अंतर्गत गुजारा भत्ता रद्द किया जा सकता है। कुछ शर्तें दी गई है आपको। यदि आपका कोई भी 125 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र है जिसके संबंध में आपका कोई मामला चल रहा हो या फिर आदेश हो रखा है तो आपको 127 सीआरपीसी के जितने भी प्रावधान हैं इनका अध्ययन करना ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा लंबा है लेकिन आपको फिर भी हम शॉर्ट में ये बता देते हैं कि कई बार 125 सीआरपीसी में गुजारा भत्ता आदेश होने के बाद में लोग आपसी रजामंदी से तलाक लेते हैं, तो उस दशा में जो भी तारीख तय हुई है दोनों पक्षों के बीच में उस तारीख से गुजारा भत्ता आदेश रद्द हो जाता है। यह कोर्ट की विवेक के ऊपर दिया गया है। यदि आपका 125 सीआरपीसी में गुजारा भत्ता चाहे वो अंतरिम गुजारा भत्ता हो या फिर फाइनल आदेश हुआ है उसका गुजारा भत्ता यदि बकाया है तो आपको 127 सीआरपीसी के साथ में स्टे का प्रार्थना पत्र ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि जो वसूली लगी है या फिर कोई भी वसूली लगती है तो उसके ऊपर स्वतः ही स्टे लग जाए, अपने खुद का गुजारा करने में समर्थ हो। आपको 127 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र परिस्थिति में इस प्रकार का परिवर्तन हो कि पत्नी खुद कमाने में अब सक्षम हो चुकी है, वो कमा रही है, तो आपको लगाना चाहिए। परिस्थितियों में परिवर्तन को साबित करने का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हो। जब आपको ये लगे कि पत्नी जो कमा रही है उसका आपके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं, आप उसकी आय को साबित कर सकते हैं, तो आपको ये प्रार्थना पत्र लगा देना चाहिए। यदि कोई अपील पेंडिंग ना है 127 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र कभी भी लगा सकते हो जब आपके सामने परिस्थितियों में परिवर्तन को साबित करने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हो जाए और कोई अपील भी पेंडिंग ना हो। 127 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र आप खुद भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कैसे लगाते हैं, इसका क्या इसमें कंटेंट लिखे जाते हैं वो हम आपको बता देते हैं, जो आपको हम थोड़ा जल्दी बताएंगे ताकि वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए। सबसे पहले आपको सेवा में श्रीमान न्यायाधीश महोदय जी, पारिवारिक न्यायालय, जो भी पारिवारिक न्यायालय यदि संख्या है तो 1 2 3 4 ऐसे आप संख्या लिख देना। हमने उसके बाद में जो ये यहाँ पे हमने स्टेट लिखा है, स्टेट से पहले आपको शहर का नाम लिखना है, विविध प्रकरण संख्या लिखना, उसके बाद में साल और आगे का ये स्थान खाली रहता है, और उसके बाद में वसूली बाद जो
मान लीजिए कि आपका कोई भी मेंटेनेंस बकाया है तो जाहिर सी बात है कि उसने वसूली के लिए कोई ना कोई केस किया होगा, तो आपको ये वसूली वाद लिखना है। अंतर्गत धारा 125(3) CRPC, मतलब आपने जिस आदेश के संबंध में इस 127 CRPC का प्रार्थना पत्र को लगाया है उसके संबंध में यदि कोई वसूली पेंडिंग है तो उसका आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद में फौजदारी मूल प्रकरण संख्या, ये हमने जो नंबर लिखा है 420, ये ऐसे ही लिखा है। आपको इसकी जगह पे यदि आपका अंतरिम भरण पोषण है तो यहाँ पे लिख देना फौजदारी अंतरिम भरण पोषण प्रकरण संख्या। वो लिखने के बाद में आपको ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, फौजदारी मूल प्रकरण संख्या अलग से आएगी। तो आपको यहाँ पे यही लिखना पड़ेगा, फौजदारी मूल प्रकरण संख्या या फौजदारी मूल प्रकरण अंतरिम आदेश। यहाँ पे थोड़ा कोष्टक में आपको लिखने के बाद में उस केस का नंबर लिखना है। नीचे यदि आपको लगता है कि आपने अंतरिम भरण पोषण के लिए ये एप्लीकेशन लगाई है तो आपको यहाँ पे लिखना है अंतरिम गुजारा भत्ता प्रार्थना पत्र निर्णीत दिनांक, मतलब जो आदेश हुआ है वो कब हुआ है अंतरिम भरण पोषण का, वो आपको यहाँ पे लिखना है। यदि आपका ये 127 CRPC का प्रार्थना पत्र 125 CRPC के फाइनल आदेश के संबंध में है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मूल गुजारा भत्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत 125 CRPC निर्णीत दिनांक, वहाँ पे जो आदेश है उसकी तारीख आपको यहाँ पे लिखनी है। अब आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे प्रार्थी, आप अपने नाम को, फिर पिता का नाम, उम्र, निवासी और अभी आप कहाँ निवास करते हैं वो भी लिख सकते हैं बनाम। प्रार्थीगण नाम, उसके पिता का नाम, उम्र, निवासी, हाल निवासी, और यदि आपके कोई पुत्र पुत्री बच्चे हैं तो आप उनका नाम ऐसे करके आप लिखेंगे। ये इसी के नीचे ही आपको जोड़ना है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 127 दंड प्रक्रिया संहिता आदेश निरस्त परिवर्तन विरुद्ध निर्णय अंतर्गत धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता अंतरिम। आप यदि मूल आदेश को चैलेंज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 125 CRPC अंतरिम को हटा देना, आप दिनांक आदेश कर देना जो भी होगा फाइनल या अंतरिम। यहाँ पे अंतरिम है तो आप यदि अंतरिम को चैलेंज कर रहे हैं तो आपको अंतरिम लिखना पड़ेगा। यदि मूल आदेश है तो आपको ये अंतरिम हटा करके सीधा दिनांक और मूल आदेश जो हुआ है उसका दिनांक आपको लिखना होगा। अंतर्गत धारा 125(3) CRPC प्रकरण संख्या 111, ये हमने ऐसे ही प्रकरण संख्या लिखा हुआ है, आप इसको चेंज कर देना। यदि आपके इस मूल आदेश के संबंध में कोई वसूली पेंडिंग है तो आप उस वसूली का जिक्र करेंगे। और यदि मान लीजिए कि आपके यहाँ से कोई डिडक्शन का आदेश दे दिया गया है, चाहे कुर्की का आदेश दे दिया गया है, तो उस वसूली के अंदर कोई आदेश दिया गया है जो आपके विरुद्ध है तो आप उसका भी आदेश नंबर और दिनांक लिख सकते हैं। यदि सिर्फ वसूली पेंडिंग है तो आप सिर्फ यहाँ तक ही लिखना, ये केस और ये केस का नंबर, और यदि पारिवारिक न्यायालय जिसमें वो विचाराधीन है उसका नाम भी आप लिख सकते हो। इस लाइन को आप यदि सिंपल भाषा में भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध दिनांक को एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अंतरिम आदेश दिनांक 1/1/2023 को दिया गया है। आप इतना लिखोगे वो भी चल जाएगा। इस लाइन को कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके क्रम में प्रार्थी का निवेदन है कि निम्नलिखित का संदर्भ ग्रहण करते हुए उक्त वसूली आदेश अंतरिम गुजारा भत्ता कार्यवाही स्थगित और निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है। अब इसके नीचे आपके 127 CRPC की कुछ शर्तें और उसके पैरा आ जाएंगे। पहला जो पैरा है वो ये कहता है कि यह है कि आप श्रीमान पारिवारिक न्यायालय संख्या, फिर शहर का नाम लिखना, द्वारा अंतरिम गुजारा भत्ता आदेश रुपए, मतलब कितना आदेश दिया गया है, अप्रार्थिया ने न्यायालय में घड़ियाली आंसू बहाकर मानवीय भावना से उत्प्रेरित कर ये अंतरिम आदेश प्राप्त किया है। संलग्न प्रदर्शन 1 पेज संख्या 4 से 8। यहाँ पे आपको जो आदेश दिया गया है उसकी कॉपी लगानी है। ये कॉपी कोर्ट से सर्टिफाइड नकल से निकाल करके लगानी है, फ़ोटोकॉपी मत लगाइएगा।
श्रीमान न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश में अंतरिम भरण पोषण की राशि बहुत ही ज़्यादा आदेश की गई है, जिसको भुगतान करना प्रार्थी के सामर्थ्य में नहीं है। श्रीमान न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के अमल में बलपूर्वक वसूली की कार्रवाई को भी प्रकरण संख्या 421 वर्ष 2023 से प्रार्थी के नियोक्ता को प्रतिमाह ₹12,000 अक्सरे ₹12,000 कटौती के आदेश संलग्न प्रदर्श 2 पेज संख्या 9 प्रार्थी के वेतन से कुल वसूली ₹2 लाख करने के आदेश दिए गए हैं, जो कि प्रार्थी के वेतन से जुलाई 2023 से शुरू हो चुकी है। देखिए, यदि आपका गुजारा भत्ता का आदेश हुआ है और आपकी जो वसूली पेंडिंग थी, नॉर्मली क्या होता है, लोग जब तक वसूली पेंडिंग है तब तक वो ध्यान नहीं देते। जब पेमेंट में से या कहीं से भी कटनी शुरू हो जाती है तब उनको पता चलता है कि हम तो सो रहे थे। इस पैरा में जो बनाया गया है, सिंपल भाषा में समझिए कि वसूली की कार्रवाई हुई। वसूली की कार्रवाई में जो नियोक्ता है, जहाँ पे पति कार्य कर रहा है, वहाँ से उसकी पेमेंट में से कटौती होकर के और पत्नी को देने के आदेश कोर्ट ने दिए थे। तो इसके संबंध में ये पैरा है कि श्रीमान न्यायालय ने जुलाई 2023 से जो वसूली है प्रकरण संख्या 421 वर्ष 2023, इससे जो शुरू करने का आदेश है, जो हमने ये पेज संख्या 9 पे लगाया है, इसको भी अपास्त करना है, क्योंकि इतना भुगतान करना प्रार्थी के सामर्थ्य में नहीं है। आप इस लाइन को 2 बार पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोर्ट को क्या समझाने की कोशिश की गई है कि आप वसूली कर तो रहे हो, लेकिन इतना सामर्थ्य में नहीं है, प्रार्थी के पास पीछे कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि ये एक पक्षीय कार्रवाई थी, जहाँ पे अंतरिम आदेश दिया गया था। तो एक पक्षीय कार्रवाई में अंतरिम आदेश ज़्यादा ही होता है और उसके बाद आप वसूली भी करना शुरू कर देते हो, तो फिर ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो कमा रहा है उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। पैरा संख्या 3 में यह है कि प्रार्थी को जुलाई 2023 का वेतन मात्र ₹2,000 प्राप्त हुआ है। अप्रार्थी को भरण पोषण दिलाने के लिए प्रार्थी को भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। श्रीमान न्यायालय के उपरोक्त आदेश के समय प्रार्थी को मिलने वाले वेतन में कमी हुई है। प्रार्थी के वेतन में कटौती और अन्य मदों में विलय के फलस्वरूप अब ये घटकर मात्र 25,000 मात्र है, जिसमें से 5,000 रुपये अनिवार्य विभागीय कटौतियों में कट जाते हैं। शेष वेतन 18,000 रुपये मिलते हैं, जिसमें से ऋण आदि कटते हैं। उपरोक्त बिंदु संख्या 1 व 2 में वर्णित तथ्यों के क्रम में प्रार्थी का कथन है कि श्रीमान न्यायालय न्याय का एक पवित्र स्थान है, इसे किसी के साथ अन्याय का कारण नहीं बनना चाहिए। श्रीमान न्यायालय से प्रार्थी के वेतन प्रपत्र का अवलोकन प्रार्थनीय है। आप अपनी पे स्लिप आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि जो वसूली की जा रही है उसके बाद में जो आपके पास पैसे बचते हैं वो बहुत ही कम हैं, जिससे न तो आप अपना गुजारा कर सकते हैं और न ही आपने जो लोन लिए हैं उनकी EMI चुकता कर सकते हैं। अब दोस्तों पैरा संख्या 4 है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। प्रार्थी को अंतर्गत धारा 125 CRPC में प्रतिमाह ₹5,000 निर्वाह भत्ता अपनी माता श्रीमती को अदा करना पड़ता है। प्रार्थी की माता सीनियर सिटीजन है और 62 ईयर्स से ऊपर है और बीमार होने से पूर्णतया प्रार्थी पर निर्भर है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम लोग गलती कर जाते हैं। आपको इस प्रकार के आदेश लेने चाहिए। यदि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आप 125 CRPC में एक मामला अपने ऊपर करके और आप एक आदेश करवा सकते हैं। तो वो उस आदेश का आप यहाँ पे हवाला दे सकते हैं कि मैं अपने माता पिता को भी 125 CRPC के अंतर्गत इतने रुपए दे रहा हूँ और वो मेरे ऊपर निर्भर है। क्योंकि ये कोर्ट का आदेश है, इसलिए इसकी वैल्यू बराबर समझी जाती है। तो आप वो यदि आपने ऐसा कुछ आदेश ले रखा है तो आप उसका हवाला यहाँ पे दे सकते हैं कि प्रार्थी को अंतर्गत धारा 125 CRPC में 5,000 रुपये अपने माता को भी अदा करने पड़ते हैं। पिता डिपेंडेंट है तो आप उनके ज़रिए भी उनको भी अदा करने पड़ते हैं, और सीनियर सिटीजन है तो आप पर ही निर्भर है, बीमार भी रहते हैं। कि श्रीमान न्यायालय ने अप्रार्थिया की आय संज्ञान में नहीं लेकर प्रार्थी को अधिक राशि का आदेश किया है। अप्रार्थिया दिनांक 1/1/2018 से ही गुजारा भत्ता अंतर्गत धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 रुपये 3,000 प्राप्त कर रही थी। श्रीमान न्यायालय द्वारा उक्त आदेश का कोई अवलोकन नहीं किया गया है, जबकि अप्रार्थिया एक प्रशिक्षित और कुशल ब्यूटिशियन है। श्रीमान न्यायालय ने
श्रीमान न्यायालय ने अप्रार्थिया के झूठे मौखिक कथन को पूर्णतया सत्य मानकर एक पक्षीय आदेश दिया है, जो कि विरुद्ध नियम है। आपको यहाँ पर जो भी पहले कोई गुजारा बता का आदेश हो रखा है तो वो आपको लगाना है। दोस्तों, ये सारे पैरा हमने इसलिए ऐड किए हैं ताकि विभिन्न प्रकार की जो कई प्रकार की परिस्थितियाँ होती है कि आपको समझ में नहीं आता है कि पहले भी ये गुजारा बता का आदेश हो रखा था, उसका कथन कैसे करना है, बाद में ये हो गया, इसका कथन कैसे करना है। तो ये पैरा हमने इस प्रकार से डिज़ाइन करके इसमें हमने लिख रखे हैं ताकि आप खुद इसको पेश कर सकते हो। आप खुद इन पैरा को बना करके और इसको आप कोर्ट में जमा कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है। आप खुद चाहो तो आप अपने मैटर को खुद ही इस प्रकार डिज़ाइन करके आप लिख सकते हो। इसलिए हमने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सोचते हुए हमने ये पैरा बनाए हैं। आप इस पैरा को अच्छे से समझ लीजिए और किस सीक्वेंस में आपको आदेश लगाने हैं वो भी आपको इसमें हमने लिख के दिए हैं। सरल भाषा में हमने आपको समझाने की कोशिश की है। अप्रार्थिया की साजिश का शिकार होने के कारण प्रार्थी पर लाखों रुपयों का कर्जा भी हो गया है। गुजारा बता अदायगी के दबाव से प्रार्थी को मजबूर होकर कई लोन लेने पड़ गए हैं, जिनकी मासिक किस्त अदायगी भी प्रार्थी चुकता नहीं कर पा रहा है। अप्रार्थिया ने शिकायत पत्र अधिवक्ता की सलाह लेकर प्रार्थी से राशि हड़पने के लिए ही प्रस्तुत किया है। अप्रार्थिया का यह कृत्य केवल विद्वेषपूर्ण अभियोजन चलाकर प्रार्थी की बदनामी करना है, जिससे प्रार्थी दर दर की ठोकरें खाता रहे और नरकीय जीवन जीने को बाध्य हो जाए। यहाँ पर आपको वो सारे लोन के स्टेटमेंट है या फिर आपने जो लोन ले रखा है, आप चाहे तो अपनी सिबिल रिपोर्ट भी यहाँ पे लगा सकते हो। सिबिल रिपोर्ट सबसे आसान होता है। सिबिल रिपोर्ट कम पेज में होती है और उसको समझना भी बहुत आसान होता है। तो आप सिबिल रिपोर्ट हो सके तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं कोर्ट को बताने के लिए कि मेरे पास इतने लोन है, मुझे इतने लोन चुकते करने हैं, क्योंकि मैंने ये गुजारा बता आदेश हुआ, इसकी अदायगी मैं नहीं कर पा रहा था तो आपने वसूली शुरू कर दी, मेरे को लोन लेने पड़े और इन लोन की वजह से मैं ब्याज उधर ज़्यादा दे रहा हूँ, लोन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मुझे मेरा गुजारा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कमा के भी चुपचाप बैठा रहूँगा तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा। बात में यह है कि प्रार्थी को कारित शारीरिक व मानसिक अवसाद के कारण गहरा आघात पहुँचा है और प्रार्थी कमर दर्द से भी पीड़ित है, जिसका इलाज पिछले कई सालों से हो रहा है, जबकि न्यायालय ने केवल महिला की रिपोर्ट पर ही संज्ञान लिया है, पुरुष की नहीं। वस्तु स्थिति को या परिवर्तन को समझाने के लिए है कि इसके बाद से आप थोड़े से नर्वस हैं, आप कोर्ट की कार्रवाई से परेशान भी हैं, आपको भी मानसिक पीड़ा होती है, ये सब आपको कोर्ट को बताना ज़रूरी है। कई लोग इस प्रकार के पैरा ऐड नहीं करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से इस प्रकार का पैरा एक आधा आपको जोड़ना चाहिए। है कि श्रीमान न्यायालय द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध गुजारा भत्ता आदेश बहुत ही ज़्यादा दिया गया है, जो कि कानूनी रूप से शोषण का जीता जागता उदाहरण है, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के विपरीत होने से अवलोकन प्रार्थनीय है। श्रीमान न्यायालय से प्रार्थना है कि इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कल्याण दे चौधरी बनाम रीता दे चौधरी संलग्न आदेश का अवलोकन प्रार्थनीय है। दोस्तों, आपको ये जजमेंट यहाँ पे लगाना है और संलग्न जो पेज संख्या है, आपको पूरी फाइल के ऊपर पेज संख्या लिखनी है। 16 से 18 तक ये आ जाएगा। ये हमने पेज संख्या उदाहरण के लिए दिया है। आपको इस तरीके का पेज आगे पीछे होता है, तो इसमें आपको उसी हिसाब से लिखना है। पैरा नंबर 9 में आपको लिखना है कि श्रीमान न्यायालय से प्रार्थना है कि अप्रार्थिया संख्या 1 का अंतरिम भरण पोषण का आदेश निरस्त किया जाए। प्रार्थी की आय के अनुसार अप्रार्थिया संख्या 2 का परिवर्तित करते हुए कम किया जाए। अन्य आदेश जो प्रार्थी के हक में हो सादिर फरमाया जाए। दोस्तों, ये लास्ट पैरा आपका वो रहेगा। आप इसमें जो प्रार्थिया अप्रार्थिया है ना, इनको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अप्रार्थिया संख्या 1 पत्नी हो जाती है और अप्रार्थिया संख्या 2 में आपके बच्चे हो जाते हैं। इनका आप कम करने का पैरा ज़रूर ऐड करें और अप्रार्थिया संख्या 1 का निरस्त करने का आदेश किया जाए, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके साथ में आपको एक शपथ पत्र लगेगा, वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। सेवा में श्रीमान न्यायाधीश महोदय जी। हालांकि हमने ये शपथ पत्र कई प्रार्थना पत्रों में आपको जो पहले हमारे वीडियो बने हैं उसमें हम आपको बता चुके हैं, फिर भी हम आपको इस प्रार्थना पत्र के हिसाब से, क्योंकि कई लोग हमें कहते हैं इस वीडियो में आपने हमें अलग से शपथ पत्र क्यों नहीं बताया। दोस्तों, सभी का फॉर्मेट एक जैसा होता है, इसलिए हम ज़्यादा बताते नहीं हैं, लेकिन
हम इतना बता देते हैं कि शपथ पत्र लगेगा। यहाँ हम आपको ये शपथ पत्र का एक और प्रारूप बता देते हैं। कोई भी हो, सिर्फ सब्जेक्ट की लाइन चेंज होती है, बाकी सब सिमिलर होता है। सेवा में श्रीमान न्यायाधीश महोदय जी, पारिवारिक न्यायालय संख्या जो भी है आप लिख देना, नीचे शहर का नाम और फिर राज्य का नाम लिखना। फौजदारी विविध प्रकरण संख्या लिखना, फिर साल लिखना, फिर प्रार्थी बनाम अप्रार्थिया। यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है प्रार्थी बनाम अप्रार्थिया, आप सीधे नाम लिख दो चल जाएगा। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 127, यानी जो हमने जो पहले जो सब्जेक्ट दिया था वो पूरा का पूरा सब्जेक्ट सेम रहेगा। पदपत्र मिन जानिब की ओर से आप अपना नाम, पुत्र, पिताजी का नाम लिख देना, जाति, उम्र, निवासी, हाल निवासी। फिर ये नीचे जो आपको लिखा हुआ है, मैं शपथ बयान करता हूँ कि मैं उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी हूँ, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से भलीभांति परिचित हूँ। मैं शपथ बयान करता हूँ कि आवेदन प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्य मेरे द्वारा लिखाए गए हैं जो मेरे निजी ज्ञान में सही व सत्य हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्यों को शपथ पत्र की भांति पढ़ा जावे। शहर, दिनांक और शपथकर्ता, और उसके बाद में नीचे इसकी सत्यापन होती है जिसमें सेम लाइन आती है जो हमने इस प्रकार लिख रखी है। मैं अपना नाम, पुत्र, पिताजी का नाम, जाति, उम्र, निवासी, हाल निवासी तस्दीक करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में लिखाया गया है जो मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य हैं। दोस्तों, इसमें आपको अपनी पत्नी की आय मुख्य रूप से साबित करने की पूरी कोशिश करनी है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। गुजारा भत्ता कम करवाने का एक ही कारण हो सकता है, या तो आपकी किस्तें ज़्यादा कट रही हो या फिर आप डेब्ट में ज़्यादा चले गए हो, यानी कर्जे में चले गए हो, तो ये एक कारण हो सकता है। आप बीमार हो गए हो, आप नहीं कमा रहे हो, इस बात को कोर्ट ज़्यादा नहीं मानता है, लेकिन आपके पास यदि स्ट्रॉन्ग रीज़न है तो ही आप इस प्रकार का एप्लीकेशन फाइल करें। लेकिन ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इस एप्लीकेशन से आपका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आपकी आय बढ़ी हुई सामने वाली पार्टी साबित नहीं कर सकती तो आपका मेंटेनेंस बढ़ने के चांसेस बहुत कम हैं, घटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।